हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंसुलेटर एंड टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। पहला टॉपिक हमारा ये होगा। दूसरा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तीसरा टॉपिक होगा गे केबल एंड गे इंसुलेटर। चौथा टॉपिक होगा हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज एंड पंचर वोल्टेज। और पांचवा टॉपिक होगा कॉज ऑफ इंसुलेटर फेलियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंसुलेटर आर यूज्ड टू अवॉइड लीकेज ऑफ करंट टू अर्थ। चलो मैं इसकी ना आपको पहले मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, देखो ये होते हैं इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, ठीक है। ये क्या होता है, जो टावर की जो क्रॉस आर्म होती है ना, उस पे माउंटेड होते हैं। ये टावर हो गया और ये इसकी क्रॉस आर्म हो गई, तो इस पे क्या होता है, ये माउंटेड होते हैं। अब लीकेज करंट का क्या मतलब होता है? लीकेज करंट का मतलब होता है, मान लो ये इंसुलेटर अगर हट गए तो क्या हो जाएगा। ये जो यहाँ ये है कंडक्टर, ये वाला, ये जो है कंडक्टर है। तो ये सारा का सारा करंट क्या होगा, अगर इंसुलेटर ना हो तो ये सारा का सारा करंट क्या होगा, क्रॉस आर्म से होते हुए टावर में जाएगा, टावर से होते हुए अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है इससे। और ये क्या करता है, इंसुलेटर क्या करता है, सेपरेट करता है मेटल वर्क को और कंडक्टर को एक दूसरे से। जितने ज़्यादा इंसुलेटर लगाओगे इनके बीच में, उतना ज़्यादा क्या होगी, सेपरेशन बढ़ने लग जाएगी मेटल वर्क और कंडक्टर के बीच में। मेटल वर्क का मतलब है, देखो जो टावर है वो भी मेटल का बना हुआ है और जो क्रॉस आर्म है वो भी मेटल की बनी हुई है। तो जो दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, कंडक्टर को और मेटल वर्क को, वो कौन कर रहा है, इंसुलेटर सेपरेट कर रहा है। बस यही है इसमें। एक मिनट रुक जाइए। चलो ये तो मैंने बता दिया कि लीकेज करंट का क्या है, कि अगर इंसुलेटर ना हो तो कंडक्टर से क्या होगा, पहले क्रॉस आर्म पे जाएगा, क्रॉस आर्म से फिर टावर में और टावर से फिर सीधे अर्थ, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तो पहला क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए इंसुलेटर की, सेफ्टी फैक्टर हाई होना चाहिए, कह सकते हैं एक से बड़ा होना चाहिए सेफ्टी फैक्टर। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, देखो इंसुलेटर होता है, उसके आसपास क्या सराउंडेड होता है इंसुलेटर एयर से, तो एयर में क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। तो वो इंसुलेटर जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए वो। अगर वो इंसुलेटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होगी इंसुलेटर की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए इंसुलेटर, और नॉन पोरस होना चाहिए। नॉन पोरस का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, इंसुलेटर पे कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। डस्ट वगैरह जो इकट्ठी हो जाती है उससे भी क्या होती है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी घट जाती है। और छठा क्या हो जाता है, इम्पल्स रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सातवां पॉइंट होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। जैसे एल्युमिनियम की क्या होती है, एल्युमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 235 होती है। अगर एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी देखोगे, थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो आएगी 235। एक मिनट रुकिए। जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 235, और जो इसकी जो यूनिट होती है थर्मल कंडक्टिविटी की वो होती है W/m/K, ये होती है इसकी यूनिट। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी हाई कर रहे हैं तो थर्मल एक्सपेंशन लो होनी चाहिए। क्योंकि अगर हीटिंग बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम कतई नहीं चाहते कि जो एक्सपेंशन हो इंसुलेटर का वो बढ़ जाए। तो इसलिए हम क्या चाहेंगे कि जो थर्मल एक्सपेंशन हो वो लो से लो हो, और टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये वही है। देखो जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, टेम्परेचर के, और ह्यूमिडिटी के, और मॉइस्चर के। और जो यूनिट जो होती है डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ की, वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर में उसे हम दिखाते हैं। ये रही। जैसे अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो इंसुलेटर की जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ऐसी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ तब भी घटती है। और ऐसे एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कम होती है इंसुलेटर की, या ह्यूमिडिटी के कारण जो होती है। और इम्पल्स रेशियो क्या होता है, इम्पल्स रेशियो एक ग्रेटर देन होता है 1 से। इम्पल्स रेशियो जो होता है इंसुलेटर का हमेशा
हाई होता है, एक से बड़ा होता है, और ये होता है क्या, इम्पल्स पीक वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वोल्टेज। और सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर भी क्या होता है, एक से बड़ा होता है हमेशा। तो ये क्या होता है, पंचर स्ट्रेंथ अपॉन में फ्लैश ओवर वोल्टेज, स्ट्रेंथ बोल दो या वोल्टेज बोल दो, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये ठीक है। ये होता है सेफ्टी फैक्टर। चलो अब आगे चलते हैं, बस इसमें यही था, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब यह है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तो बता दें, पहला होता है टाइप पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर करते हैं 33 केवी की लाइन में यूज़, 33 केवी की लाइन, जो 33 केवी तक हम इसे यूज़ करते हैं पिन इंसुलेटर को। अगर 33 केवी से ऊपर यूज़ करते हैं ना पिन इंसुलेटर को, तो एक तो ये इकोनॉमिकल नहीं रहते, ऊपर से ये बल्की हो जाते हैं। हमेशा इन्हें 33 केवी या 33 केवी से नीचे की लाइन में यूज़ करते हैं हमेशा हम। और जो सेफ्टी फैक्टर होता है इनका, वो कितना होता है, 10 होता है पिन इंसुलेटर का। और पिन इंसुलेटर के पास कोई टेंशन फोर्स नहीं होती, ये भी याद रखना, पूछ लेते हैं वो कभी कभार इसमें। ये देख लीजिए, ये होते हैं पिन इंसुलेटर, ये है पिन इंसुलेटर, एक मिनट रुकिए, ये है पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर। यहाँ देखो कंडक्टर क्या होता है, पिन इंसुलेटर के ऊपर से जा रहा होता है, ऐसे माउंटेड होता है ऊपर, ये रहा, ये इंसुलेटर हो गया, और इसके ऊपर से क्या जा रहा है, कंडक्टर जा रहा है, ये रहा, ठीक है। ये होता है पिन इंसुलेटर में। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आएगा और जो पूछा जाता है पेपर में। फिर आते सस्पेंशन इंसुलेटर, जो एडवांस वर्जन जो होती है पिन इंसुलेटर की, वो क्या होती है, सस्पेंशन इंसुलेटर। इनको कहाँ यूज़ करते हैं, 33 केवी की जो लाइन होती है उस, मतलब 33 केवी वोल्टेज से ऊपर हम हमेशा सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। और सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है, जो हर एक डिस्क जो होती है वो क्या होती है, 11 केवी की होती है, अप्रोक्स 11 केवी की यूज़ करते हैं हम। पहला पॉइंट तो यही था कि ये सस्पेंशन इंसुलेटर 33 केवी की लाइन में 33 केवी वोल्टेज से ऊपर करते हैं यूज़। और दूसरा होता है जो हर एक डिस्क जो होती है वो क्या होता है, 11 केवी से 11 अप्रोक्स 11 केवी की होती है। और ये जो मैं जितनी भी वोल्टेज डिफाइन कर रहा हूँ ना, 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, 66 केवी, आगे बताऊंगा मैं। ये जितनी भी वोल्टेजेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ सब आरएमएस में है, ये भी चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ का, कोई भी पीक वीक में नहीं है, पीक वोल्टेज नहीं है, ये सब आरएमएस वोल्टेज में डिफाइन कर रखी है मैंने, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये होते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, ये है क्रॉस आर्म, ये देख लो, ये है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म से क्या माउंटेड है ये सारे के सारे, ठीक है, टावर की जो क्रॉस आर्म है उससे माउंटेड है। और ये जो टावर की क्रॉस आर्म से माउंटेड है, ये होती हैं डिस्क। ये जो मतलब इनकी जो पोजीशन होती है ना सस्पेंशन इंसुलेटर की, वो कैसी हो रही होती है, वर्टिकली ये माउंटेड होते हैं, ठीक है, ये वर्टिकली लगे हुए हैं सारे के सारे। और कभी ये मत सोच लेना कि हर डिस्क में 11 केवी की है, नहीं, जो कंडक्टर के पास होती है ना, ये तो 11 केवी की होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होती है, वोल्टेजेस घटती हुई जाती हैं। जो मैक्सिमम वोल्टेज जो अपीयर होगी इंसुलेटर के अक्रॉस, वो हमेशा जो जो करीब होता है ना कंडक्टर के, लाइव कंडक्टर के, उसी की वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वोल्टेजेस क्या होगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो कभी ये मत कहना कि जैसे 66 केवी की लाइन है तो उसमें 6 इंसुलेटर यूज होंगे, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। अभी मैं आगे बता दूंगा कि कितने इंसुलेटर यूज करते हैं पर लाइन के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आते हैं शैकल इंसुलेटर। तो अब पढ़ेंगे हम सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर जो होते हैं वो लेस देन 11 केवी लाइंस के लिए यूज़ होते हैं हमेशा, मतलब 11 केवी की जो लाइन होती है उसके नीचे वाली लाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं, 11 केवी वोल्टेज से नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं इसे, हम सैकल इंसुलेटर को। और सैकल इंसुलेटर कहाँ यूज़ करते हैं, डेड एंड पे, टर्निंग पॉइंट पे, या शार्प कर्व पे, या कॉर्नर पे, टू अवॉइड आर्क को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। हमेशा 11 केवी से नीचे ही हम इसको यूज़ करेंगे सैकल इंसुलेटर को। देखिए ये होते हैं सैकल इंसुलेटर, ये सैकल इंसुलेटर होते हैं, ये सिर्फ डेड एंड पे यूज़ होते हैं। ये टर्निंग पॉइंट का भी देखा होगा आपने, ये कहीं पे टर्न लेती है, जब एकदम शार्प टर्न आता है तो वहाँ यूज़ करते हैं इन्हें सैकल इंसुलेटर को, ठीक है। ये देखिए यहीं पे ही ये ख़त्म हो जा रहे हैं, देखो ये बाउंड कर दी वायर को, ये देखो यहीं पे ही ये ख़त्म, बस ये इसी तरह से ही रहते हैं, मतलब डेड एंड हो जाता है, मतलब इसके बाद आगे कोई लाइन नहीं जा रही होती है। या तो ये शार्प टर्न पे होगी, मतलब जहाँ पे भी कहीं पे भी टर्न लेना होगा वहाँ यूज़ करते हैं। पर ये 11 केवी की
लाइन से नीचे ही यूज़ होते हैं, लेस देन 11 केवी 11 केवी लाइन्स, ठीक है। 11 केवी के ऊपर ये यूज़ नहीं होते कभी भी शैकल वाले। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? 11 केवी की लाइन से ऊपर की लाइन में हम इसे यूज़ करते हैं, अबव देन 11 केवी लाइन, या और 33, या कह सकते हैं हम 33 केवी तक यूज़ करते हैं, मतलब 11 से 33 केवी के बीच में हम इसे यूज़ करते हैं। अप टू 33 केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं इसे, स्ट्रेन इंसुलेटर को। ये क्या होती है? एडवांस वर्जन होता है शैकल इंसुलेटर का ही हमेशा। स्ट्रेन इंसुलेटर भी कहाँ यूज़ करते हैं हम? डेड एंड पे यूज़ करते हैं, और शार्प टर्न पे यूज़ करते हैं, और कॉर्नर्स पे यूज़ करते हैं, और टर्निंग पॉइंट्स पे यूज़ करते हैं टू अवॉइड आर्क, ठीक है। बस यही होता है इनमें। एक ये पॉइंट होता है डेड एंड पे यूज़ करने का, और 11 केवी से ऊपर यूज़ करते हैं, और अप टू 33 केवी तक यूज़ कर सकते हैं उसी से, ठीक है। और ये एडवांस वर्जन होता है शैकल इंसुलेटर का, बस यही होता है स्ट्रेन इंसुलेटर में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये होते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। देख लीजिए स्ट्रेन इंसुलेटर। जो सस्पेंशन वाले जो इंसुलेटर थे वो क्रॉस आर्म से माउंटेड है वर्टिकल पोजीशन पे। जो ये देखो, ये इस साइड देखो, ये है सस्पेंशन वाले, इस साइड में जो सस्पेंशन वाले, ये है सस्पेंशन जो वर्टिकली माउंटेड है। जबकि शैकल वाले जो होते हैं वो हॉरिजेंटल माउंटेड होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं हॉरिजेंटल माउंटेड। और ये भी डिस्क जो होती है, एक डिस्क 11 केवी की होती है, लेकिन कभी भी ये मत कह देना क्या कहते हैं कि हर एक डिस्क 11 केवी की होती है, ऐसे नहीं होती। जो कंडक्टर के पास जो जितनी ज़्यादा लाइव कंडक्टर के जितनी पास होगी उसकी वोल्टेज उतनी ज़्यादा हाई होती है, और जैसे जैसे कंडक्टर से लाइव कंडक्टर से दूर जाती जाती क्रॉस आर्म के पास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है वोल्टेज, क्या होती है, कम होती चली जाती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ हर उसमें कितनी कितनी, हर लाइन के लिए कितने कितनी डिस्क की ज़रूरत होती है। एक होते हैं पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर कहाँ यूज़ करते हैं? पोस्ट इंसुलेटर करते हैं वेरी हाई वोल्टेज लाइन के लिए, ट्रांसमिशन में यूज़ होती है। जैसे 66 केवी की लाइन में यूज़ होती है, 132 केवी की लाइन्स होती है, या उसके ऊपर की जो लाइन्स होती है 400 केवी की लाइन हो गई, या 765 किलो वोल्ट की लाइन हो गई, वहाँ यूज़ करते हैं पोस्ट इंसुलेटर को, ठीक है। बस मैं इतना ही था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या है? यह है नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन्स। जैसे 66 केवी की लाइन्स के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर कितने यूज़ होंगे? मिनिमम 5 तो होते ही हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेन इंसुलेटर कितने होने चाहिए? 66 केवी के 6 होने चाहिए मिनिमम, या उससे ज़्यादा 7, ठीक है। ऐसी 132 की लाइन के लिए कितने होने चाहिए? 9, या 9 से ज़्यादा। और सस्पेंशन वाले और स्ट्रेन वाले कितने होने चाहिए? 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। ऐसी 220 केवी की लाइन के लिए कितने सस्पेंशन इंसुलेटर की ज़रूरत होती है? 13 से 15 की। और स्ट्रेन वालों के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर कितने चाहिए होते हैं? 14 से 16, ठीक है। ऐसे ही 400 केवी लाइन के लिए कितने सस्पेंशन इंसुलेटर की ज़रूरत होती है? 20 से 25। और स्ट्रेन इंसुलेटर कितने होने चाहिए? 23 से 26, ठीक है। ये डिस्क हैं, ये सारी की सारी 20 से 25 जो है, 20 से 25 डिस्क की ज़रूरत होती है। ऐसी 765 केवी की लाइन के लिए कितनी डिस्क की ज़रूरत होगी सस्पेंशन वालों में? 35 से ऊपर, या मिनिमम 35 तो चाहिए ही, या 35 से ज़्यादा। ऐसी स्ट्रेन इंसुलेटर में कितनी डिस्क की चाहिए होंगी? 36, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये आता है पेपर में, ठीक है। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आता है या पूछा जाता है, ठीक है। आप पढ़ के देखिए, और जाके कहीं पे मतलब आप ना क्वेश्चन करके देखिए, आपको रिजल्ट ना मिले जब आप आके बताइए मुझे, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 70 से 80% आप जरूर मार पाएंगे क्वेश्चन मेरी वीडियो पढ़ने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गे इंसुलेटर। गे इंसुलेटर क्या, तो इसे ही कहते हैं हम स्टे इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर। तीनों नाम इसी के ही होते हैं, गे बोल दो, स्ट्रेन बोल दो, या स्टे इंसुलेटर बोल दो, कोई फ़र्क नहीं होता, तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। जो ये गे केबल होते हैं, आपने कभी देखा होगा ना कि पोल्स जो होते हैं ऐसे, पोल्स पे ना, पोल जो होते हैं एक तार से बंधे होते हैं, और जो वो अर्थ से, और जो तार होती है वो ग्राउंडेड होती है अर्थ से। जो ये ग्राउंडेड होती है इसी को कहते हैं हम गे केबल। कभी आप देखना, जब आप गलियों में जाते हो या कहीं पे जाते हो, रोडों पे देखते हो या स्ट्रीट में देखोगे, तो वहाँ पे जैसे पोल्स लगे रहते हैं ना, तो वो एक तार से ना लगे रहते हैं। वो क्या वो होती है गे केबल। उसका काम सिर्फ इतना होता है, मेन काम जो होता है उस गे केबल का, सपोर्ट करना होता है या प्रोवाइड कराना होता है स्टेबिलिटी टू द पोल। बस पोल को स्टेबल रखने का काम होता है इसका।
ऐसे ही गे इंसुलेटर लगा होता है और यहीं पे लगा होता है हमारा गे इंसुलेटर, ठीक है, ताकि अगर कभी लीकेज आ जाए तो ये इसे आगे ना जाने दे, ठीक है, अर्थिंग ना होने दे। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज और पंचर वोल्टेज के बारे में, ठीक है। फ्लैश ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पे जो एड जो होती है इंसुलेटर के सराउंडिंग में वो ब्रेक डाउन हो जाती है और एक आर्क बनती है कंडक्टर और टावर के बीच में। मैंने वो ये मैंने वही लिख रखा है, ठीक है। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ जो होती है, या ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बोल दो, या डायलैक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होती है एयर की, वो कितनी होती है 21.2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ये होती है आरएमएस के टर्म में। दूसरा होता है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ये होती है मैक्स के टर्म में, ठीक है। और पंचर वोल्टेज कौन सी होती है? पंचर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पर क्या होता है इंसुलेटर परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसमें क्या होता है जो करंट का जो कंडक्शन होता है वो इंसुलेटर के थ्रू ही होने लग जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या मतलब है इनका। देखो जैसे ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये इसके सराउंडिंग में एयर हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मान लो कि हाई वोल्टेज अप्लाई हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ जो एयर जो होती है सराउंडिंग एयर जो होती है इंसुलेटर के, वो क्या होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, हाई वोल्टेज के कारण क्या एयर आयोनाइज हो गई। और आयोनाइज कब होगी? आयोनाइज जब होगी जब एयर जो होगी, एयर की जो डायलैक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो कंडक्शन जो होगा करंट का वो कैसे होने लग जाएगा, वो इस तरह से होने लग जाएगा आर्क की फॉर्म में, मतलब कि कंडक्टर टू टावर जाने लग जाएगा, वो बाईपास कर देगा इंसुलेटर को, ठीक है। बस यही होता है इसमें फ्लैश ओवर वोल्टेज में। और पंचर वोल्टेज में क्या होता है कि इंसुलेटर ही ब्रेक डाउन हो जाता है, कि जो हमारा करंट जो होगा, कंडक्शन ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा इंसुलेटर के थ्रू ही होने लग जाएगा, यहीं से ही पास होने लग जाएगा। मान लो कि फ्लैश ओवर वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। एयर तो हमारी आयोनाइज थी पहली, लेकिन अब क्या अगर हमने और ज़्यादा अगर वोल्टेज आएगी तो क्या होगा ये इंसुलेटर ही फेल कर जाएगा पूरा, यहीं से करंट क्या होगा फ्लो होने लग जाएगा एकदम से, ठीक है। ये होता है पंचर वोल्टेज में, इसमें क्या होता है परमानेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ये हमारा कॉज ऑफ इंसुलेटर फेलियर। तो किस किस की वजह से हमारा इंसुलेटर फेल होता है? पहला होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, दूसरा फ्लैश ओवर मैंने बता ही दिया आपको, और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, और चौथा होता है पोरेसिटी। पोरेसिटी वही है इम्प्योरिटी से, फिर अगर उसमें डस्ट वस्ट जम जाएगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा हमारा इंसुलेटर फेल कर जाएगा। तो बस इतना ही था। और एक टॉपिक और रह रहा है इंसुलेटर के अंदर जो है स्ट्रिंग, वो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा स्ट्रिंग के ऊपर भी वीडियो, ठीक है। अगर आपको अब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या इसमें कुछ कमी लगी हो, या आप कुछ ऐड करवाना हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर इसमें कुछ भी कमी हो तो। और आपको और कुछ जानना हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो अर्जेंटली, तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करिए, इसे शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बस इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।